अलग अलग कोने में अलग अलग मंदिरों में मेरे लिए मेरी फ़ोटोज़ लेके पूजा करें। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है। माँ मेरे मुझसे भी बड़े क्रिटिक है। अंदर से अपने आप को बच्चा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। हाय। तो ब्रदर, ऐसा है कि हर एक्टर का ना एक ड्रीम होता है कि उसका बॉलीवुड डेब्यू हो जाए, उसकी एक अधूरी ख्वाहिश होती है, जी। वो हो गई आपकी पूरी। और आज हमारे साथ है एल। अब आप तो मतलब मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम टीवी से और जब बॉलीवुड में आते हैं ना तो कोई तगड़ी चीज़ लेकर आनी चाहिए, और वो लेकर आप आए हैं इस बार यार 2, जी। जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और अब ये भी पसंद आ रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, फिल्म की जर्नी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये मेरा जो डेब्यू है, जिस सपने की इन्होंने बात करी, वो आप लोगों की वजह से ही पूरा हुआ है और हो ही रहा है, चल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच। आप ही हैं इसके पीछे, सारा क्रेडिट आप लोगों का। एंड इस जर्नी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही कमाल की जर्नी रही। ये फिल्म हम लोगों ने 2 साल में शूट करी भाई। एंड 2 साल में ऐसा नहीं कि रेगुलरली शूट कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ शूट कर रहे थे, लेकिन 2 साल तक खुद को वैसा बना के रखना बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड डेफिनेटली इंसान अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने के लिए मूवी के अंदर टाइम मिल जाता है, तो हमको टाइम मिला, बहुत अच्छे से सोचा, बहुत अच्छे से स्टिच किया, बहुत अच्छे से कोशिश करी पोर्ट्रे करने की, और बाकी तो सब बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से पर्दे पे आपके किरदार को देख रहे हो, तो मैं जानना चाहूँगा कहाँ ढूंढा इस किरदार को, किस तरीके से पकड़ा उस कैरेक्टर को, क्योंकि जिस तरीके से वो लोकल के धक्के और वो खामोशी नजर आई है कैरेक्टर में, वो किसी एक बहुत तगड़ी रिसर्च के बाद नजर आती है, और वो जो नजर आई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं यही रिसर्च करता रहा काफ़ी टाइम तक। देखिए, टाइम था भी हमारे पास, तो मैंने लोकल में भी काफ़ी ट्रैवल किया, जो मैंने पहले नहीं किया था। लोगों को देखा, मैं हर किसी को देख देख के ऑब्जर्व करता रहता था, ये लोग कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, लोगों की बातें सुनता था, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट सुनता था किस तरीके से बात करते हैं। उन सारी चीज़ों के बाद, उन रिसर्च के बाद मैंने अपना कैरेक्टर डिज़ाइन किया इन अ वे जो बहुत पर्लवी पूरी से अलग हो, जो एक आम आदमी हो, थोड़ा डरा सहमा हो, थोड़ा मोटा हो। क्योंकि जनरली जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लोकल में ट्रैवल करते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है, तो वो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ब्लेस्ड हों जो लोग, वो अलग बात है, बट ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते, तो वो समोसा, वड़ा पाव सब खाते हैं। तो मैंने इस बीच वेट गेन किया, 6 to 7 kgs वेट गेन किया, सो दैट आई लुक एज नॉर्मल एज पीपल हु आर ट्रैवलिंग। वो ऐसा ना लगे कि ये बहुत फिट आदमी है। और बस यही सारी रिसर्च और मेहनत थी ब्रो, जहाँ पे मैं कोशिश करता रहा कि लोग पर्लवी पुरी को भूल के सिर्फ बजरंग को देखें। बिल्कुल सही कहा। बात करूँ कास्टिंग की, 2 साल की जर्नी की और फिल्म रिलीज की, सबसे बड़ा डर कौन सा था इन तीनों में? कास्टिंग तो ऐसे हुई कि ऑल थैंक्स टू भूषण जी, मुझे मेरे जो डायरेक्टर हैं विनय सप्रू सर, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला, बच्चा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है आपके लिए, आप सुन लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं गया तो राधिका मैम ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और मैंने हाँ कर दी। तो ये तो कास्टिंग थी। तो कास्टिंग का डर इतना नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, बट फिल्म स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो डेफिनेटली करनी थी। 2 साल के ऑन ऑफ मेहनत में ये था कि कई बार क्या होता है ना, सीन्स में आप घर के अंदर हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आपसे एक सीन कर रहे हैं, आपने कुछ बोला मैं जा रहा हूँ, और आप दरवाजे से बाहर निकल गए, कट हो गया, अगला सीन शूट हुआ 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आप दरवाजे से बाहर निकले हैं, हाँ, जा रहा हूँ बोल के, तो यू हैव टू मेंटेन दैट। अब मैंने क्या किया हुआ था, वेट बढ़ाया हुआ था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उतने ही वेट पे रहूँ, उससे ज़्यादा भी ना बढ़े, उससे कम भी ना हो। तो मैं वो मेंटेन करना 2 साल तक बहुत डिफिकल्ट था। उस चक्कर में हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई काफ़ी बार। मतलब क्योंकि मैं उससे पहले, फिल्म शुरू होने से पहले मैं कीटो डाइट पे था, मैं पतला हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरी फर्स्ट फिल्म आ रही है, मैं एकदम वैसा कर लूँगा। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, मुझे मोटा होना पड़ेगा, कैरेक्टर कुछ ऐसा है। तो फिर मैं वापस मोटा हुआ, तो वो मेंटेन करने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन अच्छा लगा। ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आया सामने, वो बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन अगर बात करूँ मैं जिम्मेदारी की और प्रेशर की, तो कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी, और कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ अब प्रेशर है भाई तेरे ऊपर? यार प्रेशर तो मैंने कभी लिया ही नहीं, मुझे लगता है, बट जिम्मेदारी हमेशा से ली है। मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं तब फील करने लगा जब मेरे पापा चले गए। तो मैं मतलब मॉम को यहाँ पे ले आया, वो मेरी जिम्मेदारी है। और उससे पहले से जो मैं जिम्मेदारी, जैसा मैंने कहा कि मैं जिम्मेदार तो हमेशा से था, वो जिम्मेदारी मुझे लगती है सारे ऑडियंस की, जो मेरे फैंस हैं। जब वो केबल का पैसा खर्च करके मुझे देखते थे,
या अपना टाइम देते थे रोज़ का आधा एक घंटा मुझे देखने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उनको अच्छा एंटरटेनमेंट दूँ। आज वो 100 रुपये की टिकट या 200 रुपये की टिकट खर्च करके मुझे देखने जा रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, अच्छा एंटरटेनमेंट दूँ, कि वो अपनी लाइफ को भूल के उस 2 घंटे 20 मिनट में सारा स्ट्रेस उनका निकल जाए, वो रिफ्रेश हो जाए। तो ये जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूँ। पिताजी जाने के बाद किस तरीके का आप पे एक अलग ही मतलब एक प्रभाव जो आ गया, तो उसके कारण कभी करियर पे फर्क गिरते हुए नजर देखा आपने कि हाँ अब करियर पे भी कुछ हो रहा है? यार मैंने एक्चुअली खुद को कभी बड़ा होने नहीं दिया। मैं हमेशा अपने आप को ना बच्चे की तरह ही रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बच्चा ही बना रहा हूँ, ममाज बॉय बना रहा हूँ, थोड़ा मम्मा की गोदी में लेटता हूँ तो मुझे बच्चे जैसा महसूस होता है। मैं बड़ा नहीं होना चाहता ज़िंदगी में। बड़े हो जाओ ना इंसान, मुझे लगता है बोरिंग सा हो जाता है। मैं बोरिंग नहीं होना चाहता कभी। लेकिन जिस तरीके से आपकी आंखें और बातों से लगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आपके हालात और परिस्थिति ने आपको बड़ा बनने के लिए मजबूर किया है। हाँ, हालात और परिस्थिति ने मुझे बड़ा बनने के लिए बहुत बार मजबूर किया, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को मेंटेन करता रहा। ये जो एक्चुअली जो मैं बातें करता हूँ या जो मैं बोलता हूँ बड़ों वाली बातें, मेरी माँ भी ऐसी बोलती है, ज्ञान देता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। वो मेरे ना पढ़ने से आता है, मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है और भी अलग अलग उसके वर्जन्स पढ़े हैं। और मैं पढ़ता ही रहता हूँ। मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ 1 घंटा 2 घंटा जब भी मुझे टाइम लगता है मैं पढ़ता बहुत हूँ और सीखता हूँ पढ़ के। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए पढ़ लिया, बस सीखता हूँ पढ़ के। तो वो जो सीखे हैं और जो मेरी माँ से मुझे संस्कार मिले, मेरे पापा से मुझे संस्कार मिले, वो सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके ना वो मेरा कंटेंट मेरे अंदर ज़्यादा आ गया है। ओके। तो इसलिए जो मैं बातें करता हूँ वो बड़ों वाली बातें करता हूँ, लेकिन मैं अंदर से अपने आप को बच्चा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं छोटा ही क्या रहूँ। फिर उन 10 दिनों में भी कहीं ना कहीं बच्चा था आपके पास, जो 10 दिन थे लाइफ के जो एकदम हार्ड थे? देखिए ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। मुझे लगता है सबकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स आती हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान सोचता है कि यार अब तो कुछ नहीं है। लेकिन हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती है आपको, और अच्छा इंसान वही है जो उनसे सीख जाए। तो मैं जो भी बुरे पल होते हैं उनको कभी भूलता नहीं, मतलब दिमाग से निकलने नहीं देता, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा सेट ऑफ माइंड था, उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने सीखी वो सारी ज़िंदगी मेरे काम आएंगी, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके। तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हनुमान चालीसा का जाप आपका कंटिन्यू रहता था, एंड अब इस कैरेक्टर में बजरंग है, तो लगता है कि बजरंग बली की दुआ लग गई अब, बजरंग आ गया। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ। और इट्स बिन, मुझे लगता है, मुझे जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं हर रोज़ सुबह उठ के पूजा करके ही घर से बाहर निकलता हूँ। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बिना पूजा के घर से बाहर निकला। अभी भी आप देखेंगे तो टीका लगा हुआ होगा मेरे, लगा ही रहता है हमेशा। तो मैं हनुमान चालीसा करता रहा और हनुमान चालीसा ने ही शायद मुझे देखो बजरंग का कैरेक्टर दिलवा दिया। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन कभी लाइफ में ऐसा रियलाइज कि हाँ आज बजरंग बली प्रकट हुए और यहाँ से भाई निकाल लिए मुझे तो हर समय वो मेरे साथ ही महसूस होते हैं, अभी भी हैं। कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि वो दिखाई नहीं दे रहे मुझे हर समय ना। मैं अभी कुछ टाइम पहले किसी से कह रहा था कि मैं जब चलता भी हूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता मैं अकेला चल रहा हूँ। मुझे लगता है 1000 लोग पीछे चल रहे हैं मेरे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो वो स्ट्रेंथ है जो बजरंग बली की स्ट्रेंथ मेरे साथ है। ओके। अगर बात करूँ मैं यारिया 2 की, तो कुछ कमियां लगती है यारिया 2 को देखते हो कि हाँ ये कमियां रह गई? यार देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, मुझे लगता है कि आप परफेक्ट उसको नहीं कह सकते। इंसानों ने बनाया है, इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो उनका प्रोडक्ट क्या परफेक्ट होगा? कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, फिर भगवान हो जाएंगे परफेक्ट होंगे तो। डेफिनेटली मैं अपने काम को काफ़ी क्रिटिकली देखता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये ऐसा हो सकता था, वो वैसा हो सकता था। फिल्म में मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि यार ये वाला सीन यहाँ पे नहीं रहा, ये वहाँ यहाँ पे था, यहाँ पे था। पर डायरेक्टर्स ने अपने हिसाब से एडिट करके अपने हिसाब से चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है कि वो ऑडियंस को और अच्छी लगे। वो उस चीज़ में मास्टर हैं, तो वो उस चीज़ को उस तरीके से करें। बीइंग एन एक्टर मुझे महसूस होता रहा कि यार ये वाला सीन होता तो और अच्छा होता, ये वाला सीन काट दिया। तो वो थॉट प्रोसेस होता है कि एक्टर का। तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 2 साल इतना किया और फिर अब सीन नहीं नज़र आ रहे हैं, कट हो गए? ऐसा इसलिए नहीं लगा, अगर लोग मुझसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस ओके है, ठीक है, अच्छा है, तो मेरे को लगता सब लोगों ने आके क्या क्या परफॉर्म किया यार, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो मेरी वो सारी चीज़ें निकल गई दिमाग से। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि वो सीन कट गया, जितने हैं जो भी है, ऐसा नहीं कि कम है, अच्छा खासा है, बट जितना भी है उतना सब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, और सब लोगों ने स्पेसिफिकली आके मुझे उसकी बहुत तारीफ़ करी। ऐसे लोगों ने भी करी जो बिल्कुल ही तारीफ़, मतलब ऐसा लगता है कि कम तारीफ़ करते हैं, उन लोगों ने भी करी। तो सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो मेरा वो चीज़ निकल गई, हाँ चल ठीक है, जो है बहुत अच्छा है। ग्रेट। अगर पूरी जर्नी की बात करूँ, अगर पूरे इंटरव्यू की बात करूँ, अगर आपकी मम्मी के बारे में नहीं जाना आपसे और पूछा नहीं,
फिर इंटरव्यू क्या मतलब आपकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा ही आपको सपोर्ट किया, हमेशा समझाया, जैसे आप कह रहे थे कि आप उनके सामने सीन्स भी आकर करके दिखाते थे जी कि देखो मम्मी इस तरीके का सीन है, तो क्या फिर कैसा रहा फिर वो एक्सपीरियंस मम्मी के सामने जब खुद परफॉर्म करके दिखाते, क्या लगता था, क्या बोलती थी मम्मी? मम्मा मुझसे भी बड़े क्रिटिक है। ओके। मम्मा हमेशा ना मेरे काम को ऐसे नहीं देखते कि अच्छा है ये अच्छा है, मम्मी वो देखते हैं क्या अच्छा नहीं है, क्या रह गया। तो उनको सब पता था, उनको याद भी सब रहता है क्योंकि मैं उनके सामने सारा एनेक्ट करता हूँ। और थिएटर में बैठ के वो कहते हैं अरे वो यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे तो ये था, वो तो आया नहीं। मैं कहा मम्मा कोई बात नहीं, जो नहीं आया अब ये है, फिलहाल यही है। बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि देखो मैं उन सारे लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा कि यार माँ के दोस्त बन के रहो। माँ के पास और लोग नहीं है, अभी उनकी जो एज है, सपोज टू बी मेरी मॉम की जो एज है, वो अभी बाहर जाके पार्टियाँ तो करेंगी नहीं, दोस्त नए बनाएंगी नहीं, उनका स्कूल है नहीं जहाँ पे वो लोगों से मिले। अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे, अगर हम मम्माज बॉय, लोग बोलते हैं मम्माज बॉय, कई लोग मम्माज बॉय को कभी वो भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मतलब उस टाइप का, बट ऐसा है नहीं। मम्माज बॉय होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया यार, उनको टाइम दो, उनसे बातें करो, उनसे शेयर करो। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़िंदगी की सारी चीज़ें कहीं ना उनके साथ बांट के करूँ, शेयर करूँ, उनके साथ खाना खाने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली खाता है उनके साथ ही हूँ और उनको टाइम देता हूँ जितना। मैं 3 चीज़ें करता हूँ, मैं पार्टी करता नहीं, मैं दारू पीता नहीं, मैं सिगरेट पीता नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे बजरंग बली भक्त फुल ऑन। तो मैं बस काम करता हूँ, जिम जाता हूँ और मम्मा के पास बैठता हूँ, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दैट्स इट। वाह सो नाइस। अभी यारिया 2 की इतनी बड़ी सक्सेस और इतना एक एनर्जेटिक कैरेक्टर करने के बाद अब आगे किस तरीके की तैयारी, क्या कुछ एक तड़कता भड़कता नजर आएगा आप लोग, क्योंकि फुल ऑन चार्ज हो गया, एक अच्छा तगड़ा डेब्यू हो गया, इतना प्यार मिला, मैं देख रहा था जहाँ जहाँ प्रमोशंस के लिए जा रहे थे वहाँ मतलब कार का दरवाजा बंद करने के लिए भी जगह नहीं छोड़ रही थी ऑडियंस, तो इतना ज्यादा प्यार मिला। तो क्या लगता है कि अब आगे क्या किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रख सकती है ऑडियंस आपसे? इसके बाद भी एक बहुत ही कमाल का किरदार आने वाला है जिसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर सकता ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जब तक हमारे यहाँ अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक हम लोग बोल नहीं सकते चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या उसमें बजरंग बली कृपा है? बजरंग बली की कृपा तो मेरे ऊपर है लेकिन वो किरदार थोड़ा अलग सा है डेफिनेटली। लास्टली मैं जानना चाहूँगा, जब प्रमोशन के दौरान का कोई ऐसा एकदम खास वाला मोमेंट जो आपको याद हो, क्योंकि काफ़ी जगह प्रमोशन के लिए अलग अलग तरीके की प्रमोशन एक्टिविटीज़ हुई, कोई एक ऐसा पल है जो आपको याद है जो हमेशा आपके साथ रहेगा? एक तो वो है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट भी किया है। मैंने बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने, बड़े भी हैं उसमें, जो पूरे इंडिया के अलग अलग कोने में, अलग अलग मंदिरों में मेरे लिए मेरी फ़ोटोज़ लेके पूजा करें और वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं मेरी फ़ोटो हाथ में लेके अलग अलग मंदिरों में। मुझे मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने वो सारी अपनी टीम से बोल के ना वो सारी जितनी भी फुटेजेस थी वो सब मंगवाई, उन सबको एक अक्यूमुलेट किया और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि थैंक यू सो मच यार। ये मैंने मतलब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ कि लोग कितना प्यार करते हैं, कि आप लोग जगह जगह जाके रुद्राभिषेक करवा रहे हैं मेरी फिल्म के लिए, मेरे लिए। और मोमेंट्स वाइज ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जब मैं जाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग तब लगता है, बहुत सारे बच्चे ना हाथ से कुछ बना के लेके आते हैं, वो एक बारी वो कहते हैं कि एक बारी छू के देख लें आपको, देखें आप हो कि नहीं हो, रोते हैं। मुझे बहुत प्यार आता है भाई। मुझे मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। मुझे जब इन लोगों की आंखों में प्यार दिखता हूँ ना, मुझे लगता है हाँ मैं जीत गया। वाह सो नाइस। लास्टली अप्स एंड डाउन्स की बात करूँ या पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों अगर हम देखते हुए देखें, जिन्होंने आपको इतना प्यार, जैसे आप अक्सर कहते हैं कि मैं लोगों का प्यार जीता हूँ, दिल जीतता हूँ, बाद में पॉपुलर तो कोई भी बन जाता है, जो आपने बहुत बेहतरीन चीज़ कही है जी। उन्हें क्या कहना चाहेंगे अगर एक मौका मिलता आपको उन्हें कुछ कहने का, जिन्होंने इतना प्यार दिया हमेशा, तो उन्हें एक हक करके एक दिल से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ मैं जेन्युइनली आप सभी के पास आके, आप सभी के घरों में आके आप लोगों को हक करके आप लोगों को थैंक यू बोलूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं कभी आपके थ्रू, कभी किसी के थ्रू, मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं उसका हकदार हूँ भी कि नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ रोज़ की और ज़्यादा डिज़र्विंग बनूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ कि मैं उस प्यार को थोड़ा सा गिव बैक दे पाऊँ या उस प्यार को थोड़ा सा एक रिवर्ट कर पाऊँ कि यार मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर मी। ग्रेट, थैंक यू सो मच पल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये समझ में आया कि आप एक ऐसी किताब है कि जिसके हर पन्ने पे कुछ नया है और जितने बार पलटाऊँ उतने बार कुछ नया मिलेगा। वक्त मेरे पास कम है और समय भी कम है, लेकिन हाँ जितना जाना बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। थैंक यू सो मच। नए प्रोजेक्ट के दौरान मिलेंगे और कुछ नया जानेंगे नए पन्ने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।